गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भागमनी क्लासेस में पुनः तुम सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सिविक्स से 10th क्लास का सिविक्स से चैप्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सत्ता की साझेदारी लेकर के आए हैं। सत्ता की साझेदारी को अंग्रेजी में पावर शेयरिंग बोला जाता है। पावर शेयरिंग जो हमारे आसपास या हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है उसमें पावर शेयरिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। या यूँ कहें कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। इसके आधार पर ही सत्ता की ये जो है सत्ता की साझेदारी हम लोगों को पढ़ना है। डेमोक्रेसी के आधार पर आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। सबसे पहले एक और बात हम देखें कि सत्ता की साझेदारी में जो इसके मूल मंत्रों के आधार पर अगर किसी को देखा जाए तो वो साझेदारी वाली बात स्पष्ट आती है। अगर पावर का साझेदारी नहीं किया जाए, शक्ति का साझेदारी नहीं हो, तब पावर किसी एक व्यक्ति के पास, शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित रहेगा और वो अपनी मनचाही करता रहेगा। वो सबकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं कर सकता। इसलिए अगर सत्ता का अगर बंटवारा कर दिया जाए तो सभी लोग एक दूसरे पर जो है उंगली उठा सकते हैं और उठा करके एक दूसरे की मनमानी करने से रोक सकते हैं। इन्हीं एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, इन सभी बातों को समझने के लिए आइए हम इस सत्ता की साझेदारी जो अध्याय है हम लोगों का पहला अध्याय सिविक्स का, इसके माध्यम से हम आते हैं दो देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और करने के बाद हम लोग इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। एक विश्व के मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो बेल्जियम को आपने देखा होगा। एक इसके पड़ोसी देशों में आपको फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये बेल्जियम एक देश है और दूसरा हम लोग को एक श्रीलंका देखना है। इन्हीं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम लोग सत्ता की साझेदारी को समझने की कोशिश करेंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे यहाँ जो हरियाणा राज्य है लगभग उसके बराबर इसका क्षेत्रफल है, उससे कहीं कम ही पड़ेगा। और जनसंख्या भी देखा जाए तो हरियाणा की जितनी जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या के बराबर इसकी जनसंख्या है। 2017 के आंकड़ा के अनुसार 1 करोड़ समथिंग जनसंख्या है यहाँ की, जबकि हरियाणा का लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इस तरीके से ये एक कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाला देश है। ये यूरोपियन कंट्री है, आपको देखा हमने बताया अभी जर्मनी और फ्रांस इसके पड़ोसी देश हैं। और दूसरा है हमारा दक्षिण एशिया का श्रीलंका देश। इन्हीं दोनों का तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। ब्रुसेल्स की बात करते हैं, बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग मतलब डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं जो नॉर्थ क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र को हम लोग फ्लेमिश के नाम से जानते हैं। और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, फ्रेंच स्पीकिंग है, जो साउथ में रहते हैं, जिस क्षेत्र को वाल्निया के नाम से जानते हैं। और रेस्ट जो बचा वो 1% लोग जर्मनी बोलने वाले हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद डच में शुरू में देखा गया था कि यहाँ पर डच के लोगों का उतना ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव नहीं था। इसका मुख्य कारण एक और था। कारण ये था कि जो राजधानी है बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, उस क्षेत्र में लगभग 80% जो जनसंख्या थी वो फ्रेंच भाषियों की थी, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की थी। और 20% भाषा डच बोलने वालों की संख्या थी, जो कैपिटल क्षेत्र में रहने के चलते काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी धनी मनी थे, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए थे और वो पूरी सत्ता पर काबिज रहते थे और सत्ता को अपने इच्छा अनुसार अपनी अंगुलियों को वो नचाते रहते थे, जिसके कारण बेल्जियम की स्थिति काफ़ी जो है उथल पुथल में चलती थी। लोगों को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि हम लोग इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, बावजूद उसके हम लोगों का राजनीति के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो लोगों ने इस पर आंदोलन छेड़ा और आंदोलन छेड़ने के मुख्य कारण थे कि डच बहुल हो करके भी सत्ता में पहुँच का अभाव था, सत्ता में उनका पहुँच नहीं हो पाता था। फिर फ्रेंच की अपेक्षा वो गरीब थे, अभी मैंने चर्चा किया। और सरकारी सहायता का अभाव था, सरकारी सहायता उनको कुछ नहीं मिलता था। एक तरह से इग्नोर करके ये सरकार इनको चलती थी, जबकि संख्या में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या थी अन्य भाषाओं के भाषीय आधार पर। उसके बाद से 1970 से लेकर के जब लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे
ये किए, बहुत सारे आंदोलन किए। तो आंदोलन से सरकार ने विभिन्न तरह के परिवर्तन उसमें लाए। 1970 और 1983 के बीच में 4 बार संवैधानिक उसमें सुधार किए गए और सुधारों के आधार पर डच और फ्रेंच वासियों के बीच में अधिकारों की समानता की गई। साथ ही साथ कैपिटल जो है ब्रुसेल्स में, वहाँ पर भी जो सत्ता है उसमें भी जो है दोनों को समानता दिया गया, दोनों के समान अवसर दिए गए, समान मंत्रियों का पद रखा गया। कानून संशोधन में डच और फ्रेंच की बराबर सहमति रखी गई। कोई भी कानून अगर देश में बनता है या कैपिटल के स्तर पर बनता है तो वहाँ पर दोनों का, डच और ये फ्रेंच भाषी दोनों का बराबर महत्व लिया जाता था, दोनों का बराबर एस्पेक्ट लिया जाता था कि वह उनके आधार पर ही उसमें परिवर्तन होता था, बिना दोनों के बराबर सहमति के वो नहीं होता था। लोकतंत्र मजबूत और एकीकृत राष्ट्र वहाँ का धीरे धीरे अगर ऐसी स्थिति आई जिसके चलते वहाँ का लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हो गया और एकीकृत राष्ट्र हो गया। केंद्र सरकार के अधिकतर अधिकार राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिए गए। जो केंद्र में कैपिटल्स में जो सरकारें थी जिनके पास अधिकार थे उसको जो है अधिकतर क्या किया गया, राज्य में भी इनको हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही साथ एक अलग तरह का वहाँ पे सरकार, सामुदायिक सरकार का भी निर्माण किया गया। सामुदायिक स्तर पर भी सरकार का निर्माण किया गया, उसको भी शक्ति दी गई। जो जाति, धर्म, भाषा और सामाजिक स्तर पर लोग अपने नेता को चुनते हैं और वहाँ पर उसको जो है सत्ता में भागीदारी का मौका दिया जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका देखिए, वहाँ पर 74% सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं और 18% तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। उसमें से कुछ हिंदू और कुछ मुस्लिम हैं और इसमें से कुछ इंडियन और कुछ लंकाई भी हैं, लंका के रहने वाले लोग। साथ ही साथ 7% लोग वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ठीक है। श्रीलंका में तनाव के कारण अब इतनी भाषा, इतने संख्या होने के बाद सिंहलियों की और तमिलों की भाषा थोड़ा कम होने के बावजूद भी देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। 1956 में सिंहली को आधिकारिक भाषा बनाया गया। वहाँ पर सत्ता में काफ़ी लोगों ने सिंहली को ही ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी और जो संख्या ज़्यादा रहने की वजह से सरकार के निर्माण में वो काफ़ी सहयोग करते थे। इस आधार पर सिंहली को ही पक्ष में लेकर के सरकार चलती रही और 1956 में सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा मान लिया गया। साथ ही साथ तमिल का कोई महत्व नहीं दिया गया। सिंहली भाषियों को शिक्षा, नौकरी में विशेष छूट मिलने लगी और तमिलों को अनदेखा किया जाने लगा। वहाँ पे अनदेखा होने लगा, उनको किसी तरह का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता था। इससे वो क्षुब्ध होकर के काफ़ी आंदोलनकारित हुए, आंदोलन के मूड में आ गए। साथ ही साथ एक और हुआ, धार्मिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर सरकार को विशेष ध्यान दिया एवं धर्मावलंबियों को विशेष प्रतिष्ठा मिलती थी और इनको तमिलों को जो है विशेष प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन का अवसर मिल गया लोगों को और कम संख्या में रहने के बावजूद भी वो लोग आंदोलन करने के लिए आतुर हो गए। और शुरू में तो ऐसा हुआ कि वो लोग अलग राष्ट्र की भी मांग करने लगे। अब सरकार ने उनका बात नहीं सुना, आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया तो, लेकिन और परिस्थिति कुछ खास अभी भी अच्छी नहीं है वहाँ की और राजनीतिक अस्थिरता हमेशा कायम रहती है। धार्मिक हलचल वहाँ पे हमेशा रहते हैं। तमिल सशस्त्र विद्रोह होता रहता है वहाँ पे और गृह युद्ध की संभावनाएं अधिकतर वहाँ पे बनती रहती हैं और होती रहती हैं। आर्थिक क्षति, कमजोर लोकतंत्र हो गया और देश की एकता हमेशा खतरे में बनी रहती है। आइए हम इसके बाद देखते हैं, दोनों में आपने तुलनात्मक जो अध्ययन किया इसमें आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि एक तरफ जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन के बाद सरकार ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन करके लोगों की इच्छा अनुसार सरकार बनाया, अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, सत्ता की साझेदारी की, लोगों को अपने क्षेत्र में सभी लोगों की इच्छाओं के अनुसार अपने क्षेत्र में परिवर्तन किया, अपने संविधान में परिवर्तन किया। लेकिन श्रीलंका में नहीं होने की वजह से वहाँ की आर्थिक स्थिति आज की भी स्थिति में आज की भी डेट में काफ़ी दयनीय है। आइए हम देखते हैं सत्ता की साझेदारी के कुछ रूप होते हैं, उनके रूप के बारे में हम लोग भी देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के जो रूप है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए आप, सत्ता की साझेदारी के रूप में दिया हुआ हॉरिजॉन्टल हो गया। आप हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं, क्षैतिज हो गया। अब क्षैतिज में क्या होता है, आप इंडिया में देखें और
यहाँ पर देखें बेल्जियम में देखें तो दोनों देशों में लगभग एक तरह का सत्ता की साझेदारी के रूप है। जैसे हॉरिजॉन्टल की बात है तो हॉरिजॉन्टल में हो गया विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। विधायिका क्या करता है, कानून बनाता है, और कार्यपालिका उसको लागू करता है, और न्यायपालिका अगर इसमें कोई अड़चन आती है या इसको जो कानून बने हुए उसके अनुसार किसी को कोई विशेष लाभ उससे नहीं मिलता है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और न्यायालय उनको जो है न्याय देता है। तो विधायिका की जो विधि बनाने में, नियम कानून बनाने में जो मुख्य भूमिका होती है सांसद और विधायकों की होती है। कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारियों की, और उनके चीफ जो है सीएम होते हैं राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और न्यायपालिका में न्यायाधीश होते हैं उनके चीफ। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो व्यवस्था है वो कैसी है। ऊर्ध्वाधर में देखिए आप एक ही जैसा है, केंद्र और बेल्जियम और भारत में लगभग मिलता जुलता है। केंद्र सरकार होती है, हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार होती है, प्रांतीय सरकार भी है और स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में हमारे यहाँ आप देखेंगे कि स्थानीय सरकार में पंचायत सरकारें हैं, पंचायत सरकार के साथ साथ आपको जिला परिषद है, ये सभी जो है स्थानीय सरकार में आते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स में जो है आपको यहाँ जो बेल्जियम है, यहाँ पे सॉरी ब्रुसेल्स नहीं होगा, बेल्जियम होगा। बेल्जियम में एक अलग तरह का जो सामुदायिक सरकार होता है स्थानीय सरकार की जगह पर, और वो सामुदायिक सरकार जाति, धर्म, भाषा और सामाजिक स्तर पर कार्य करता है। विशेष जाति के लोग, विशेष धर्म के लोग, विशेष भाषा बोलने वाले लोग अपने अपनी जो है स्थानीय सरकार को चुनते हैं और उसके आधार पर जो है सरकार उनको मदद देती है उनकी डिमांड के अनुसार। इसके बाद आइए दबाव समूह राजनीतिक पार्टियां हैं। दबाव समूह क्या होता है, सत्ता की साझेदारी पर हमेशा असर डालता है। दबाव समूह में जैसे व्यापारी हो गए, किसान हो गए, औद्योगिक मजदूर हो गए और अन्य लोग हो गए। ये लोग अपने पैसे के बल पर व्यापारी और औद्योगिक लोग जो हैं वो जो है अधिक उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, पैसे के बल पर सरकार पर दबाव डालते हैं या अन्य क्षेत्र से भी दबाव डालते हैं। और किसान हो गए, मजदूर हो गए या अन्य लोग हैं वो आंदोलन करते हैं, विभिन्न तरह के आंदोलनों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालते हैं। ये सभी जो है दबाव समूह के अंतर्गत आकर के सरकार को सत्ता में साझेदारी के लिए मजबूर करते हैं। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं, जैसे मान लीजिए विपक्ष है। विपक्ष भी जो है सरकार के जो पक्ष में रूलिंग पार्टी है उसको जो है मनमानी करने से रोकते रहता है, तो वो सत्ता में साझेदारी के लिए मजबूर करता है। और गठबंधन सरकारें कुछ बनती हैं जो भी क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और किसी भी पार्टी का 100 सीट नहीं आया तो कुछ 2-3 पार्टियां मिलकर के आपस में और सरकार बनाती हैं। तो उस तरह का जो गठबंधन सरकार बनता है उसमें हमेशा क्या होता है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं मंत्री पद के लिए, उनमें हमेशा मतभेद रहता है और वो सरकार जो है किसी एक सरकार को किसी एक पटरी पे नहीं चलने देते हैं और मतभेद लेकर के हमेशा जो है सत्ता की साझेदारी में उसमें कभी कभी अड़चन डालते रहते हैं और कभी कभी सहयोग भी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ एक और है, आप देखिए लास्ट में अगर सबसे अंतिम हम ये पर पहुँचे तो एक प्रूडेंशियल गवर्नमेंट और एक मोरल गवर्नमेंट के तहत हम देखते हैं युक्तिपरक और नैतिक सरकार का जो है गठन होता है। तो युक्तिपूर्वक में क्या होता है, सरकार जो है युक्तिपूर्वक में लाभप्रद जो है हमेशा सोच के चलती है, लाभ के क्षेत्र में हमेशा कदम बढ़ाती है कि सरकार को कैसे लाभ हो, जनता का उसमें कम ख्याल किया जाता है। और नैतिक में हमेशा जो है जनता के ख्याल का जनता की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और उसके अनुसार जो है लाभ की चिंता की जाती है, लाभ पर कदम बढ़ाए जाते हैं। तो यही सब आज जो सत्ता की साझेदारी के जो मूल मंत्र हैं उनमें जो ये सब जो नैतिक टाइप है वो हमको काफ़ी सहयोग करता है। ठीक है, आज यहाँ तक। अगले वीडियो में हम फिर से संबंधित वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।